कैसे हैं आप सभी लोग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश। प्रकाश के बारे में बहुत सारे टॉपिक हैं, उस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोग को यदि वीडियो की स्पीड जो है स्लो लगे तो आप लोग अपना नीचे स्पीड को तेज कर सकते हैं, और यदि आप मेरी स्पीड आपको तेज लगे तो आप स्पीड कम करके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं वही हमारा प्रकाश कहलाता है। हमारे कहने का मतलब है प्रकाश का मतलब जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश। इसके बाद दिया है प्रदीप्त। हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे हम लोग प्रदीप्त कहते हैं, लूमिनस ऑब्जेक्ट। लूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिससे की सहायता से हमें प्रकाश प्राप्त हो, जैसे मोमबत्ती ले लीजिए, बल्ब ले लीजिए, सूर्य ले लीजिए, चंद्रमा ईटीसी। इसके बाद दिया है अप्रदीप्त। अप्रदीप्त वस्तु का मतलब है जिससे हमें प्रकाश न प्राप्त हो उसे अप्रदीप्त कहते हैं, नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे लकड़ी, कोयला ईटीसी। इसके बाद है प्रकीर्णन। प्रकाश कहीं पड़ता है और वह फैल जाता है तो उसे हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के फैलने की प्रोसेस को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे प्रकाश हमारा पूरा ऊपर से आया, सूर्य का प्रकाश नीचे आता है तो पूरे हमारे पृथ्वी पर फैल जाता है, तो वही है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। इसके बाद दिया है प्रकाश का किरण, रे ऑफ लाइट। तो प्रकाश सदैव जो हमारा प्रकाश होता है वह सीधी सरल रेखा में गति करता है। जब आप क्लास 12 में जाएंगे तो इसके बारे में बहुत सारा एक्सप्लेनेशन उसमें आपको मिलेगा। प्रकाश सीधी सरल रेखा में गति करता है, तो जो जिस रेखा में प्रकाश गति करता है उसी को हम लोग प्रकाश का किरण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, सपोज दैट यहां से प्रकाश जा रहा है, ये प्रकाश हमारा जा रहा है और यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं ए है और ये बी है, तो इसको कैसे दर्शाएंगे? तो यहाँ ऐसे लिख देंगे और यहाँ ए और बी, ये हमारा प्रकाश का किरण हो गया, इसको हमें ऐसे दर्शाते। इसके बाद किरण पुंज। किरण पुंज का मतलब होता है जहां पे प्रकाश हमारा एक जगह एकत्रित होता है उसे हम लोग प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं, बीम ऑफ लाइट। इसके बाद किरण, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइट ऑफ बीम? तो 3 टाइप्स का। 3 टाइप्स में कौन कौन? अभिसारी, अपसारी, समांतर। अभिसारी कन्वर्जेंट, और अपसारी डाइवर्जेंट, और समांतर पैरेलल। तो इन सभी लोगों को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए अभिसारी। अभिसारी में क्या होता है? अभिसारी का मतलब होता है कि कहीं से आकर एक जगह केंद्रित होना। सपोज दैट मैं मान लेता हूं कि यहां से हमारा प्रकाश का एक किरण आया, यहां आया, यही मिलता जा रहा है, फिर एक किरण यहां से भी आ गया यहां, और एक किरण यहां से भी आ गया यहां, तो यहां जो हमारा मिल गया तो यही हमारा क्या होगा? अभिसारी। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जैसे आप लोग देखे होंगे कभी ज्योमेट्री बॉक्स में आप लोगों को मिलता है एक प्रकार का लेंस, उसमें प्रकाश चारों तरफ से फैल के आता है, उसमें हम लोग लगा देते हैं तो प्रकाश को एक जगह केंद्रित करके कहीं नीचे रख ले जाता है, और जिसके नीचे हम लोग कोई कागज रख दें तो कुछ देर बाद हम लोग देखेंगे वो कागज जल जाता है, प्रकाश केंद्रित। ये अभिसारी हो गया। अभिसारी ये लेंस का उदाहरण मैंने आपको दिया जो ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है, ज्योमेट्री बॉक्स में। अब इसके बाद देखिए क्या है? अपसारी। अपसारी का मतलब डाइवर्जेंट। अपसारी का मतलब क्या है? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट क्या होता है कि जहां से, मान लीजिए यहां से प्रकाश हमारा है और यहां से निकल कर ये अलग अलग दिशाओं में जा रहा है, तो यही होता है प्रकाश का डाइवर्जेंट, प्रकाश का अपसारी, अपसारी किरण पुंज।
तो इसमें इसका एग्जाम्पल होता है टॉर्च। ये हमारा टार्च इसका एग्जाम्पल हो जाता है। इसके बाद समांतर। समांतर तो आप सभी लोग जानते होंगे, समांतर का मतलब होता है पैरेलल। पैरेलल का बहुत सारे एग्जाम्पल देखिए मैं बता दूं। लेजर लाइट, जैसे सब आप लेजर लाइट देखे होंगे तो एकदम समांतर उसकी लाइट जलती है, लेजर लाइट, इसका एग्जाम्पल। इसके बाद हम लोगों का टॉपिक दिया है पदार्थ और प्रकाश। प्रकाश को लेकर पदार्थ कैसे कैसे होते हैं, तो प्रकाश को लेकर पदार्थ हमारे 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसुलेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट। पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब होता है जिसमें प्रकाश आर पार आ सके, प्रकाश इस पार से उस पार चला जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पारदर्शी। उसी को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। साफ पानी, साफ पानी में प्रकाश इधर से उधर चला जाएगा, कांच इत्यादि। इसके बाद बोलते हैं पारभासी। पारभासी पदार्थ का मतलब होता है जिसमें प्रकाश कम पार हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप शहद ले लीजिए, दूध ले लीजिए, घिसा हुआ कांच ले लीजिए। एक मैं आपको एकदम आपके दैनिक जीवन का एग्जाम्पल देता हूं। रात को आप सोए रहिए, रात को सोने के बाद अचानक आपके घर में अंधेरे कमरे में कोई बल्ब जला देता है, तो आपके आंखों पर उसका प्रकाश पड़ता है, आपको आभास हो जाता है कि लाइट जल गया है। आप सोए रहते हैं तो भी आप देख नहीं रहे, लेकिन आभास हो जाता है। तो ये अपसारी है, ये आप लोगों का ट्रांसुलेंट है, अपारदर्शी, नॉन ट्रांसपेरेंट। नॉन ट्रांसपेरेंट का मतलब है प्रकाश न तो इस पार आए न उस पार जाए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसको ले लेते हैं लकड़ी, कोयला, ईट, पत्थर, ईटीसी। अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। आपने क्रिकेट खेला होगा या फिर क्रिकेट खेलते हुए किसी को देखा होगा, जब कोई खिलाड़ी किसी गेंद को लेकर किसी दीवार पर मारता है तो गेंद पुनः उसके वापस आ जाता है, तो यह गेंद का परावर्तन हो गया। तो गेंद के परावर्तन के जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है। जब कोई भी प्रकाश किसी भी सतह पर पड़ता है, जब वह अपनी उसी दिशा में वापस लौट जाता है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रूल, तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसके नियम को समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी टॉपिक समझाना चाहता हूं। अगर ये टॉपिक आप समझ गए तो आपको ये साइंस एकदम इजी लगेगा, इसमें आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो ध्यान से देखिए, जब हम किसी दर्पण पर, जब हम किसी कांच पर, जब हम किसी लेड पर नीचे से कोई लेप लगा लेते हैं, जब इसको हम लोग रचित कर लेते हैं, रचित करने के बाद जब जो हमारे पास जो वस्तु बनता है उसी को हम लोग दर्पण कहते हैं, मिरर कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिरर। तो ये मिरर हमारा हो गया। मिरर जो होता है वह एक होता है, एक तरफ होता है। समांतर, समतल, समतल दर्पण होता है। मिरर इसलिए कहा, समतल दर्पण इसलिए कहा क्योंकि यह एकदम प्लेन होता है, एकदम सीधा, जिसमें आप लोग मुंह देखते हैं। और नीचे देखिए, यहां से मैंने इसको लेप लगा के रचित कर दिया। रचित करने के बाद हमको प्लेन दर्पण मिल गया। तो यहां से एक हम मान लेते हैं प्रकाश, लाइट का जो बीम है, रे है, यहां पर आया, ये आ रहा है। ये जब लाइट का बीम इस पे आके पड़ रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। तो इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और इस पे एक यहां से सीधा हम 90 डिग्री का, 90 डिग्री का खींच लेते हैं लंब। सीधा है,
90 डिग्री का खींच लेते हैं, ये लंब है। तो यह जब यहाँ आपतन, जहां पर यह हमारे दर्पण पे मिला है उसको हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु को हम लोग लिख लेंगे इंसिडेंट पॉइंट। अब यह हमारे आपतन बिंदु से लंब खींचा गया है तो इसको हम लोग अभिलंब मान लेंगे, अभिलंब। अब आपतित किरण हमारा इस दर्पण पर आया, दर्पण पे आने के बाद जिस प्लेस पर वह दर्पण को छुआ, जिस पर टिका, जिस पर रुका, उसको हम लोग आपतन बिंदु बोलेंगे, इंसिडेंट पॉइंट। इसके बाद जिस माध्यम से हमारा प्रकाश का किरण आया उसी माध्यम में वापस चला गया। इधर से हमारा आया और इधर क्या हो गया, चला गया। तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट रे। इसके बाद इसको हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, आई। इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। तो एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो झुकाव होता है, जो टेंजेंट होता है, उसको हम लोग आपतित कोण कहते हैं। ये हमारा हो जाएगा आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल। और जो अभिलंब और परावर्तन किरण के बीच में जो झुकाव होता है उसे हम लोग बोलेंगे परावर्तन कोण। तो इसको एक बार हम लोग सारे का डिफिनीशन समझ लेते हैं, बहुत आसान है, आप ध्यान से समझते जाइए। आपतित किरण किसे कहते हैं, इंसिडेंट रे क्या कहलाता है, जब प्रकाश का कोई किरण किसी दर्पण पर आकर पड़ता है उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतित किरण दर्पण के जिस स्थान पर गिरता है या पड़ता है उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं, रिफ्लेक्ट रे। जिस का जो आपतन किरण होता है, जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में वापस चला जाता है, उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। इसके बाद आपतन कोण क्या होता है, इंसिडेंट एंगल। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो झुकाव होता है उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो झुकाव होता है उसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। लोगों का नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए इसको समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम हमेशा एग्जाम में पूछा करता है और इस बार ज्यादा चांसेस है इस बार भी एग्जाम में पूछेगा, तो आप ध्यान से समझ लीजिए। प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। नंबर एक आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही दिशा में होता है। अगर ऊपर होगा तो ऊपर और नीचे होगा तो नीचे। तो यहां से हम लिख देंगे ये तीनों कौन कौन सा नाम आप लिख लीजिएगा, ये तीनों एक ही दिशा में होता है। यानी कि इंसिडेंट रे और अभिलंब और रिफ्लेक्ट रे
तीनों एक ही दिशा में होता है। ये या तो ऊपर हो सकता है या तो नीचे हो सकता है। तो ये नियम नंबर 1 हो गया। नियम नंबर 2 में क्या होता है, रूल नंबर 2, ये जो इंसिडेंट रे और अभिलंब के बीच में जो एंगल बना है, जो कोण बना है, और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बना है वह एक दूसरे के बराबर होता है। अर्थात एंगल आई इजकल टू एंगल आर। ये एंगल आई और एंगल आर दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रकाश के परावर्तन का नियम। ये आप नोट कर लीजिए। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, क्रिएशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। समतल दर्पण में इमेज का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि समतल दर्पण एक ले लेते हैं। यहां देखिए, मैंने यहां से एक समतल ले लिया, इस पर मैंने रचित कर लिया। इसमें रचित करने के बाद यह हमारा बन गया समतल दर्पण। यहां पर हमारा कोई वस्तु है और इस वस्तु से प्रकाश निकल रहा है। प्रकाश देखिए सभी दिशाओं में निकलेगा, इधर निकल रहा है, 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 चारों तरफ प्रकाश निकल रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो प्रकाश है सीधे आकर हमारे दर्पण पर मिला। तो जब कोई भी प्रकाश सीधे आकर हमारे दर्पण पर मिलता है तो उसे कौन सा किरण बोलते हैं, आपतित किरण। तो ये इंसिडेंट रे हो गया। जिस टॉपिक पर मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। ये हमारा आपतन बिंदु हो गया। आपतन बिंदु के बाद इसमें एक लंब होना चाहिए, यहां से 90 डिग्री। देखिए मैं इसको बना लेता हूं एकदम सीधा। आप लोग स्केल और पेंसिल से बनाइएगा, आपका बहुत अच्छा चित्र बनेगा। जो फिगर है आपका बहुत अच्छा बनेगा। ये हमारा हो गया। यहां से इसको मैं मिटा लेता हूं क्योंकि हमको एक ही जरूरत है, इसलिए मैं इसे मिटा ले रहा हूं। यहां वस्तु है हमारा ऑब्जेक्ट। इसके बाद जब यह हमारा आपतित किरण इस पे मिलता है, इंसिडेंट रे यहां आके मिला तो आपतन बिंदु हो गया। यहां से यह रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चला जाएगा। तो इससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जब यह कोई भी किरण किसी भी प्लेन दर्पण पर, समतल दर्पण पर आकर मिलता है तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और जिस बिंदु पर मिलता है उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। और जो इसके बीच में 90 डिग्री सीधे लंब होता है उसे अभिलंब कहते हैं। और जैसे जिस पर यह किरण अपनी पुनः उसी अवस्था में जिधर से आई है उधर गुजर जाए उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। और इसके बीच में जो बनता है आपतन कोण होता है। आपतन कोण को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। इसके बाद इसमें होता है परावर्तन कोण, इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। तो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि हमारा जो वस्तु है इससे प्रकाश निकलता है और यह प्रकाश जो है यहां पर हमारे सीधे नीचे दर्पण पर पड़ा। तो आपको याद होगा इसमें ये कौन सा है, आपतन कोण। आपतन, यहां से किरण निकला, समझिएगा यहां ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से किरण निकलने के बाद सीधे हमारे प्लेन दर्पण पर आ गया। प्लेन दर्पण पर जहां मिलेगा वहां आपतन बिंदु हो गया। और यह हमारा आपतन बिंदु हो गया, इसमें एक अभिलंब होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहां पे आप ध्यान दीजिए कि यह पहले से ही 90 डिग्री का है,
पहले से ही 90 डिग्री का है तो इसमें कैसे अभिलंब खींचेंगे? तो यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं, जरा समझने का प्रयास करिएगा। देखिए यहां से मैंने बनाया, यहां हमारा चित्र है। सबसे पहले जब यहां पर कोई वस्तु आ गया, आपतित किरण, और यह आपतित किरण इसी अवस्था में आया और इसी अवस्था में पहले से वापस चला जा रहा है, तो यहां से अभिलंब नहीं होगा। अभिलंब खुद है, क्योंकि यह जो हमारा किरण है जिस प्लेस से आ रहा है उसी प्लेस से वह हमारा चला जा रहा है। तो एक और देखिए, यहां से समझने का प्रयास करिए। देखिए मैंने यहां से ले लिया, ये हमारा आपतित किरण है। आपतित किरण यहां से हमारा आया और यहां से ये हमारा अभिलंब है, और आपतित किरण यहां और पास आया। अब देखिए और पास आया, और एक रीजन हुआ आपतित किरण और अभिलंब एक ही पे हुआ, तो आपतन कोण यहां क्या हो जाएगा? आई इजकल टू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। आपतन कोण 0 हो गया। तो उसी केस में यहां पर भी है, तो आई इजकल टू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। आई का मतलब है दोस्तों आपतन कोण। आपतन कोण जब हमारा 0 हो गया तो हम लोगों ने पहले से पढ़ा था आई इजकल टू एंगल आर, तो जब आई 0 हो गया तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, अर्थात हमारा इमेज इस पे नहीं बना। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, इसमें प्रतिबिंब 2 तरह के बनते हैं। एक तो होता है रियल, रियल का मतलब वास्तविक, एक होता है काल्पनिक, इमेजिनरी। यह आपतित किरण और अभिलंब बिंदु, आपतित किरण और अभिलंब एक ही लाइन पर है, इसलिए हमारा आई इजकल टू 0 हो जाएगा, और आई इजकल टू जो एंगल आर भी होगा वह भी 0 हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जब इस कंडीशन में हो जाए, जब आपतित किरण और अभिलंब बिंदु एक ही सीधी लाइन में हो जाए, तो क्या करना है कि इसको थोड़ा हमको पीछे बढ़ा लेना है। हम लोग इमेजिन कर लें, कल्पना कर लें कि यह वस्तु जो है पीछे की ओर यहां बढ़ी होगी, और यहां से जो इसका परावर्तन किरण है वह भी पीछे आया होगा, तो यह वस्तु यहां बन गया। तो इसका जो इमेज होगा यहां बन गया, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज नीचे बन गया। ये जो हमारा समतल दर्पण है, समतल दर्पण के नीचे, तो समतल दर्पण के नीचे जो इमेज बनता है उसे हम लोग कहते हैं काल्पनिक, काल्पनिक इमेज। आप नोट कर लीजिएगा, जब हमारे दर्पण के, देखिए दर्पण है, दर्पण के रंगे हुए भाग के जब नीचे कोई चित्र बने तो उसे हम लोग कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, इमेजिनरी इमेज। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक कब बनता है, तो आप आंसर में अपने लिखिएगा, जब दर्पण के नीचे कोई इमेज बने तो वह काल्पनिक इमेज होता है, वस्तु के सीध में उल्टा हमारा इमेज बन गया। समतल दर्पण में पूछे जाने वाले प्रश्न बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जिसमें से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा जाएगा समतल दर्पण में इमेज कैसा बनता है, तो आपका जवाब होना चाहिए समतल दर्पण में इमेज काल्पनिक बनता है।
इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में है समतल दर्पण में इमेज की प्रकृति कैसी होती है। समतल दर्पण में इमेज की प्रकृति, यहां फिगर में आ जाइए। देखिए मेरा फिगर आप सही से बनाएंगे आपको पता लग जाएगा। जैसे हमारा वस्तु यहाँ है, तो इस जितना दूर यह वस्तु समतल दर्पण से होगा उतना ही दूर होगा। तो अगर यहां से 1 सेंटीमीटर है तो यह भी 1 सेंटीमीटर का होगा। तो प्रकृति एकदम समान दूरी पर होती है। तीसरे क्वेश्चन में आ जाइए कि इसमें जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल, समतल दर्पण का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके घर में होगा शीशा, कांच, जिसको आप लोग कहते हैं मिरर। तो उसमें आप यदि अपने दाएं हाथ को ऊपर करेंगे तो आपको इमेज में लगेगा बाएं हाथ में को ऊपर कर रहे हैं, तो वह हमारा उल्टा सीधा नहीं बनता है, वास्तविक है वो उल्टा बनता है। तो ये समतल दर्पण में इतना ही पढ़ना था। गोली दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, गोली दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहां ले रहा हूं, देखिए एक मैं गोला ले रहा हूं, स्फीयर। इस स्फीयर को यहां से मैं कट कर ले रहा हूं, देखिए यहां। तो जब यहां से इसमें रचित कर लेते हैं, देखिए यहां से मैं रचित कर ले रहा हूं लीप का, यहां से रचित कर ले रहे हैं दोस्तों। इसके बाद इसमें 2 सतह बन गया। देखिए एक इधर का सतह और एक इधर का सतह। इधर के सतह को हम लोग रचित सतह कहते हैं, जिसमें हम लोग लेप लगाते हैं, और इधर का परावर्तक, जिसमें हम लोग मुंह देखते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। जिसमें बाहर की तरफ रचित होता है, बाहर की तरफ रचित सतह होता है, वो अवतल दर्पण। और दोस्तों ये पहला है। अगर हम अंदर की तरफ रचित कर दे तब देखिए यहां मैं कर दे रहा हूं अंदर की तरफ, यहां से मैं इसी दर्पण को बना ले रहा हूं और यहां से इसको मैं कर ले रहा हूं। ये हमारा दर्पण हो जाएगा उत्तल दर्पण। ये देखिए इसमें रचित वाला भाग जो है, रचित सतह अंदर हो गया और परावर्तक सतह बाहर। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण, ऐसा गोली दर्पण जिसमें सतह के बाहरी सतह पर रचित किया गया हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और आंतरिक सतह पर रचित किया जाता है तो उत्तल दर्पण कहते हैं। गोले में से हम लोगों ने यह अपना एक दर्पण निकाल लिया। जब हम लोग दर्पण के बाहर रचित करते हैं तो अवतल दर्पण कहलाता है, और जब हम लोग दर्पण के अंदर वाली सतह को हम लोग रचित कर लेते हैं तो यह उत्तल दर्पण कहलाता है। तो एक दर्पण को हम किसी को लेते हैं और इसके बारे में जो सारी एक्सप्लेनेशन है उसको लेते हैं। मैं अवतल दर्पण को ले रहा हूं, तो देखिए मैं यहाँ अवतल दर्पण बना ले रहा हूं। ये मैं, आप लोग पेंसिल से बनाइएगा, और हमें विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी मदद मिले स्टडी में। तो यहाँ पर हम लोग इसको बना लेते हैं। देखिए इसको मैं रचित कर ले रहा हूं। आप पेंसिल से बनाएंगे तो आपका बहुत अच्छा बनेगा। इसको अब देखिए एक सेंटर से, जब हम गोले में से गोली दर्पण को काटते हैं तो इस गोले का एक सेंटर भी होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं सेंटर मान लेता हूं, और इस दर्पण का कहीं ना कहीं मध्य बिंदु होता होगा, तो मैं मान लिया यहाँ मध्य बिंदु हो गया। सेंटर होता है गोले का, उसको हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र, और इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव। ध्रुव को इंग्लिश में बोलते हैं पोल। तो पोल उत्तल दर्पण में भी हो सकता है और अवतल दर्पण में भी हो सकता है। तो ध्रुव का डिफिनीशन क्या होगा?
उत्तल या अवतल दर्पण में जो केंद्र होता है, मध्य बिंदु होता है, उसी को हम लोग ध्रुव पोल कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र जब हम गोली उत्तल या अवतल दर्पण को, गोली दर्पण को जब हम किसी गोले में से काटते हैं तो जो गोले का केंद्र होता है उसी को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसके बाद देखिए एक टॉपिक आ रहा है इसमें, जब हम इसको यहां से लेकर यहां से इसको ध्रुव में मिलाते हैं तो इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। इसको प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष, और यहां मैं लिख लेता हूं प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। और इसको हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे तो मेन एक्सिस। एक बार सबका डिफिनेशन देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोली दर्पण को किसी गोले में से काटा जाता है, इसलिए जो गोले का केंद्र होता है वो दर्पण में वक्रता केंद्र कहलाता है। इसके बाद ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण में एक मध्य बिंदु होता है, उसी मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव बोलते हैं, पोल बोलते हैं, पोल। इसके बाद जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा होती है, सरल रेखा याद रखिएगा। जैसे यहां से ये हमारा प्रधान अक्ष हो गया और ये ध्रुव हो गया, तो यहां से देखिए हम ऐसे भी मिला सकते हैं, लेकिन यह जो है प्रधान अक्ष नहीं कहलाएगा। तो सीधा जब आप मिलाएंगे सरल रेखा में तो वो प्रधान अक्ष कहलाएगा। इसके बाद देखिए इसमें एक फोकस होता है। फोकस को समझने के लिए कोई वस्तु को ले लेते हैं जिससे प्रकाश निकलती है। तो मैं मान लेता हूं कि यहां मेरा वस्तु है, इस वस्तु से प्रकाश की किरण निकल रही है। तो देखिए इस वस्तु से प्रकाश की किरण हमारे दर्पण पे जाके टकरा गई। इस वस्तु से प्रकाश की किरण जाकर हमारे दर्पण पर टकरा गई। जब हमारे दर्पण पे टकरा गई तो ये प्रधान अक्ष से होकर परावर्तित हो जाएगी। यहां से हमारा प्रकाश का जो किरण है वो जा रहा है, वह हमारे अवतल दर्पण से टकराकर प्रधान अक्ष से होकर परावर्तित हो जाता है। तो फोकस का डिफिनीशन हम, जब प्रधान अक्ष के समांतर किसी वस्तु का प्रकाश निकलकर अवतल दर्पण पर पड़कर वह तुरंत परावर्तित हो जाता है। परावर्तित होते समय जिस जगह पर प्रधान अक्ष को कट करता है उसी को हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। फोकस को किससे प्रदर्शित किया जाता है? एफ से। दो दूरी होता है, एक वक्रता त्रिज्या और एक फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिससे आर से प्रदर्शित करते हैं। और फोकस से और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन होता है कि फोकस दूरी और फोकस एक ही है, तो मैं क्लियर कर दूं, फोकस दूरी और फोकस एक नहीं है। फोकस दूरी एक दूरी है और फोकस जो है वह एक पॉइंट है। हम लोगों का टॉपिक है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। इन दोनों में संबंध क्या होता है? तो दोस्तों आप याद कर लीजिए, F इक्वल टू R/2। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, जिसमें आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो आप हमारे चैनल के इसी चैनल में आप जाके सब वीडियो देख सकते हैं। आप क्लास 10th के, क्लास 9th के मैथ और फिजिक्स और इंग्लिश की बहुत सारे वीडियो को पा सकते हैं और आप आसानी से सीख सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोगों से पूछा है, बस ऐसे क्वेश्चन है जो आपको केवल फार्मूला पे करना है। तो आप जाके हमारे चैनल के लिंक में खोलकर आप वहां डियर सर जगदीश में जाके
पूरे वीडियो को देखिए, आपको सारे साइंस, इंग्लिश और मैथ की सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको मिल जाएगा। हमें विश्वास है कि आपको आया होगा। यदि आपको आ रहा है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी स्टडी में मदद मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।